चलिए गाइस, तो करते हैं हम लोग शुरुआत। और आज हमें क्या करना है, हमें करना है एक बार पूरा कंसोलिडेशन रिवाइज। बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर कंसोलिडेशन में मेरे को थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग सर कैसे इसको कंप्लीट करें, या इसमें डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाई कांट वी डिस्कस द होल कंसोलिडेशन फ्रॉम मॉड्यूल, वी कैन डिस्कस ऑल द केसेस एज वेल, ताकि आप लोगों को कंसोलिडेशन पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों को दो मेन टॉपिक में बच्चे बोल रहे हैं, एक तो कंसोलिडेशन हो गया और एक बच्चे बोल रहे हैं हमें सर सिंकिंग फंड में भी समझना है। तो पहले हम कंसोलिडेशन को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एंड दिवाली हॉलीडेज में आपको सिंकिंग फंड का भी पूरा वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। अब ये जो कंसोलिडेशन है, सबसे पहले आई थिंक ये बात सबको आराम से समझ में आती होगी कि कंसोलिडेशन पूरा प्रैक्टिकली आना है, इसमें कोई थ्योरी तो एग्जाम के अंदर आनी नहीं है। अब करना क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करना है अपन लोगों को। सबसे पहले ध्यान रखना, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंसोलिडेशन, AS 21। तो एक सेकेंड जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो AS 21 जो है वो फॉलो करना है अपन लोगों को। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, कंसोलिडेशन में करना क्या है अपन लोगों को, हमारे पास जो भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी अपने अंदर सब्सिडरी कंपनी को भी पूरा मर्ज कर लेती है, तो उसकी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मर्ज और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर कंपनीज आर कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में क्यों बनता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू में सब्सिडरी कंपनी का अपना इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, उसकी एसेट्स लायबिलिटीज भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बतानी पड़ती है। अब बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से मैंने कंसोलिडेशन आपको सिखाया था। मेन दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए इसके अंदर, एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को बताया था। एक तो वो मुझे आप लोगों को समझाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं समझाऊंगा। आपके जो कॉपी के एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को मैंने क्लास में कराए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं, ताकि आपको लिखना ना पड़े और हर चीज आपकी कॉपी में अवेलेबल होगी। तो ईजी कैसे हो जाएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा कॉपी को देख के समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था दैट वाज वेरी इजी। 10 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपीज की एसेट्स है, इधर 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 4 लाख की कैश है। ध्यान रखना BA में जा रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है कि इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल यहां नहीं जाएगी, यहां नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कंसोलिडेट होके इसके इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगी, और ये कैश जरूर इधर जाके मर्ज हो जाएगा। अब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ए लिमिटेड ने सारे के सारे शेयर्स बाय कर लिए 100 रुपीज पर शेयर्स के अंदर बी लिमिटेड के। नाउ हाउ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड, नाउ व्हाट विल हैपन इज, इसकी 10 लाख की कैपिटल तो एज इट इज रहेगी सर, ये आ गई, लेकिन इसने 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के बदले में 4 लाख रुपए की कैश ली, और ये 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसके बदले में इसको शेयर कैपिटल भी 4 लाख रुपए मिला। मतलब देखा जाए तो कंपनी ने पैसे भी दिए 4 लाख और बदले में आई कैश भी 4 लाख। तो फर्क क्या पड़ा, आपका 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 लाख रुपए का कैश है, क्योंकि आप लोगों ने 6 लाख का जो कैश है वो खरीदने में पे कर दिया, तो आपके पास कैश यहाँ पे बचा सिर्फ 2 लाख रुपए का। मतलब 6 लाख का ही कैश बचा, और 4 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे चले गए। तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज रहेंगे, ये हो गया 10 लाख, लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल इसको नेट करके गुडविल निकाली जाती है, कि आपने जो कंपनी खरीदी और जो कंपनी के साथ एसेट्स आई उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व मानते हैं। अगर आपने ज्यादा कॉस्ट पे करी और आपको एसेट्स या शेयर कैपिटल कम आई है वहां से, तो वो गुडविल है, और अगर आपने कम कॉस्ट पे करी और ज्यादा एसेट्स आ गई तो हम उसको मानते हैं कि वो आपके लिए कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, और वो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हम हर चीज की डबल एंट्री करते जाएंगे। तो देखो एंट्री कैसे होगी, 10 लाख रुपए एज इट इज लिख दिए, ये जो कैश है 6 लाख रुपए ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, पर इसके भी 4 लाख का कैश आ गया, तो कैश हो गया 10 लाख रुपए। जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम ले गए गुडविल कैलकुलेशन के लिए, और इधर की इक्विटी शेयर कैपिटल भी ले गए गुडविल कैलकुलेशन के लिए। देखो सबके इफेक्ट आ गए, ये चली गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ पे, और ये दोनों लड़ेंगे। कौन दोनों लड़ेंगे, हमने हमारे किए हुए इन्वेस्टमेंट और उस कंपनी की शेयर कैपिटल में होगी लड़ाई, और जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो है वो कैलकुलेट करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इक्विटी शेयर कैपिटल तो होल्डिंग की ही इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, तो इसकी शेयर कैपिटल कहाँ जाती है सर, गुडविल के कैलकुलेशन के अंदर। चलो सर और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैं ये चेंज कर दूं कि प्राइस 100 नहीं 120 कर दूं तो क्या होगा। अब मान लीजिए मैंने 4 लाख रुपीस के कंपनी को 4,80,000 में खरीदा। क्लियर दिख रहा है कि सर यहाँ पे 80,000 रुपए की गुडविल आएगी, पर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 10 लाख की शेयर कैपिटल तो एज इट इज आ जाएगी, जो यहां से उठ के आई ये आ गई। ये कैश आ जाएगा 520 यहाँ पे, प्लस इसका कैश आ जाएगा 4 लाख यहाँ पे, तो ये हो गया 920। और ये दोनों लड़ लेंगे, ये दोनों लड़ लेंगे तो बचेगी 80,000 रुपए की गुडविल। ये गुडविल भी आपकी कहाँ चली जाएगी, आपकी बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। गुडविल को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। द रीजन इज कि आपने उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया, अदरवाइज मार्केट में एसेट्स 4 लाख रुपए की मिल जाती। Why you are paying 4,80,000? Because you don't only want to buy the asset, you want to control that company, and so for the purpose of the control you need to calculate goodwill। तो यहाँ पे हम इसलिए goodwill जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल की कॉस्ट एक तरह से हुई है। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन बेसिक समझने के लिए। मान लीजिए आपकी 15 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपीस की एसेट्स है और 5 लाख के इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे देखो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट है और 4 लाख की एसेट्स है। क्लियर दिख रहा है कितनी गुडविल आएगी, 1 लाख रुपए की। तो 15 लाख की शेयर कैपिटल यहाँ पे एज इट इज आ गई। ये एसेट्स और ये एसेट्स दोनों जुड़ के 14 लाख रुपीस की एसेट्स यहाँ पे आ गई। और ये दोनों लड़ मरेंगे, ये दोनों लड़ मरेंगे और ये दोनों लड़ मरेंगे, तो बचेगी क्या बताओ, गुडविल। तो 1 लाख रुपीस की गुडविल भी निकल के आ गई। ठीक है सर, ये तो इजी हो गया सर। थोड़ा और टिपिकल कुछ बता सकते हो उसके अंदर? यस। अब समझना सब लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब दोनों में फर्क क्या होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब जिस दिन आपने कंपनी एक्वायर की उसके पहले का प्रॉफिट, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब आपकी कंपनी हो चुकी है उसके बाद का प्रॉफिट। तो सर दोनों में फर्क क्या होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का आपने खरीदा है, वो आपको अपने आप नहीं मिलेगा। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो है जो आपने भी कमाया है क्योंकि आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। जिस दिन पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद का सारा प्रॉफिट को हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, और उसके पहले को सारा हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब आपका खरीदा हुआ प्रॉफिट है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये उसमें खरीदे हुए पैसे में इसके भी पैसे दिए होंगे आपने। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट आपके खरीदने के बाद हुआ है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम क्या करते हैं, सारे कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो सारा प्रॉफिट प्लस माइनस करने के बाद जो भी फाइनल प्रॉफिट बचता है उसको हम बांटते हैं प्री और पोस्ट में। प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की खास बात यह है कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो हमेशा हमारी गुडविल में से माइनस होता है, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो हमेशा हमारे P&L में जुड़ जाता है क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ है। और प्री एक्विजिशन हमने पैसे देके खरीदा है तो हमारा कमाया हुआ नहीं है, तो कभी भी होल्डिंग कंपनी के P&L में नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कमाया हुआ होता है, अगर वो कमाया हुआ होता है तो वो चीज ऑफकोर्स हमारे होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या करना रहेगा। देखो मान लीजिए मेरे पास में 15 लाख रुपीस की कैपिटल है, 3 लाख रुपीस का P&L है, 11 लाख रुपीस के एसेट्स है और 7 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स है। बी लिमिटेड के अंदर 5 लाख रुपए के इक्विटी है, 1,80,000 रुपीस का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और 6,80,000 के एसेट्स है। अब कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल तो यहां चला जाएगा कंसोलिडेशन में, कंपनी का खुद का P&L चला जाएगा, प्लस हम देखेंगे क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1 रुपए का भी नहीं है, तो ऐसा कैसा P&L यहां चला जाएगा। ये एसेट्स और ये एसेट्स जुड़ के यहां चली जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे गुडविल कैलकुलेशन में, इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा गुडविल कैलकुलेशन में, और ये P&L भी गुडविल कैलकुलेशन में ही जाएगा। उसका कारण है क्योंकि ये पूरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है बेटा। तो 7 लाख में से 5 लाख रुपीस तो आपने शेयर कैपिटल खरीदने के लिए दिए, 1,80,000 रुपीज आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए दिए, मतलब 7 लाख दिए 6,80,000 की चीजों के लिए, मतलब 20,000 रुपए की गुडविल निकलेगी। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे तो 7 लाख की कैपिटल में से 180 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और 5 लाख रुपीस की कैपिटल, तो हाउ मच इज द गुडविल? गुडविल विल बी रिमेनिंग फॉर 20,000 रुपीज। तो ये आपकी गुडविल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। बताओ यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमेशा गुडविल कैलकुलेशन में से माइनस होता है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा हम हमारे P&L में ऐड कर लेते हैं। तो अभी पोस्ट एक्विजिशन वाला भी आएगा पॉइंट, वो वाले एग्जाम्पल को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें प्री भी है और पोस्ट भी है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है,
इक्विटी शेयर कैपिटल है 25 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस का हमारा खुद का P&L है, 20 लाख रुपीस की हमारी एसेट्स है और 11 लाख रुपीस के हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। अब इधर देखो 5 लाख की तो कैपिटल है, 7 लाख रुपीस के प्रॉफिट है, लेकिन 7 लाख रुपीस के प्रॉफिट में 20% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। मतलब 7 लाख में से मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ, 1,40,000 पोस्ट है और 5,60,000 रुपीज आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक। और 12 लाख रुपीस के हमारे पास में एसेट्स है। अब करना क्या है बेटा, बहुत ईजी। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ लेके आ जाओ, P&L को यहाँ लेके आ जाओ, जो कि हमारा खुद का P&L है साहब, वो तो पूरा का पूरा आएगा। दोनों के एसेट्स जोड़ के यहाँ लेके आ जाओ, तो सर 20 लाख और 12 लाख जोड़ दिया तो 32 लाख की तो एसेट्स भी आ गई सर। इन्वेस्टमेंट चला जाएगा गुडविल कैलकुलेशन में, इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल चलेगा गुडविल में। सर 7 लाख का क्या होगा, जो 5,60,000 रुपीज का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो चला जाएगा गुडविल में, और 1,40,000 का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो चला जाएगा हमारे P&L में। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्री एक्विजिशन खरीदा हुआ प्रॉफिट है और पोस्ट एक्विजिशन कमाया हुआ प्रॉफिट है। तो प्री एक्विजिशन जाएगा हमारा गुडविल कैलकुलेशन के अंदर और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जाएगा हमारा P&L के अंदर। तो आप देख सकते हो हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो निकला 560 का, सर 560 कैसे आया, 7 लाख का 20% कर लेंगे तो आ जाएगा 560, ये चला जाएगा हमारा गुडविल के लिए, और 1,40,000 जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो चला जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के P&L के अंदर। तो ये एग्जांपल भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है। सर प्री पोस्ट समझ में आ गया, साथ में गुडविल का बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया। सर अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन का, लेकिन रिवैल्यूएशन में एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ रिवैल्यूएशन ही नहीं होगा, एसेट्स की रिवैल्यूएशन का करेंगे क्या वो भी अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, एसेट्स की रिवैल्यूएशन, जनरली एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन है वो एक्विजिशन के दिन होता है, जिस दिन हम लोग कंपनी खरीद रहे हैं। तो एसेट का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो हमेशा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाता है। ध्यान रखना, एसेट्स का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाता है। तो इस केस में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मैंने कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एसेट का रिवैल्यूएशन किया है और उस कारण मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे मैं प्री एक्विजिशन को प्रॉफिट का ही पार्ट मानूंगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट चालू रखिएगा गाइस। कुछ वापस से मैं एक बार ऐड कर देता हूँ कुछ। यस आ गया, आ गया। यस आई थिंक नाउ इट इज कनेक्टेड। यस थोड़ा सा स्क्रीन इशू था, मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ एवरीथिंग इज ओके और नॉट। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। यस गुड, जस्ट अ सेकेंड। यस तो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि सर व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उस कारण जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोला जाता है। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का होगा क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट माना जाता है। ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसका पार्ट माना जाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट माना जाता है। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। देखिएगा ध्यान से, मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपीज, मेरा P&L है 10 लाख रुपीज, ये एसेट यहाँ चला जाएगा। मेरे पास जो एसेट्स है इन दोनों को जोड़ के, इसमें देखना एसेट्स में 13 लाख रुपए के जो एसेट है ना, नीचे लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज की लैंड 3,50,000 रुपीज की हो गई। मतलब बाकी एसेट्स 10 लाख रुपए की थी, 3 लाख रुपए का इसमें लैंड शामिल था। वो लैंड की वैल्यू हमने 3 लाख से बढ़ा के 3,50,000 कर दी। तो पहले आप मुझे बताओ, अब ये 13 लाख का हो गया, 13,50,000 का एसेट हो गया। ऑफकोर्स सर ये 13.5 लाख का एसेट हो गया, तो 15 लाख प्लस 13.5 लाख 28,50,000 तो यहाँ चला जाएगा। सर इस 50,000 का क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ ये 50,000 आपके P&L का पार्ट बनेगा और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मान लेंगे। तो अभी हमारा प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का है, जिसमें 2 लाख का प्री एक्विजिशन है। तो पहले तो अगर अपन प्रॉफिट का बंटवारा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो प्रॉफिट का बंटवारा ऐसे होगा कि मेरे पास जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो 2 लाख है और मेरे पास जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो अभी 1 लाख है। लेकिन 50,000 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और जुड़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। तो मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अब कितना रह जाएगा, अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख रुपए का।
और 1 लाख का चला जाएगा मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो 1 लाख को हम ले जाएंगे हमारे P&L के अंदर और 2.5 लाख रुपए को हम ले जाएंगे हमारी गुडविल के अंदर। तो अपन यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को कर देंगे प्री, और जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पोस्ट था तो वो चला जाएगा हमारे P&L के अंदर। ये ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन का करना रहेगा सर। पर इसमें और एक और खास बात आ सकती है ना सर, वो ये है कि अगर रिवैल्यूएशन के साथ डेप्रीसिएशन आ जाए तो क्या होगा। नाउ दिस विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। उसको हम एक केस से समझेंगे, लेकिन उस केस से समझने से पहले हम एक चीज और पहले समझ लेते हैं, फिर हम उसी पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सर ये होता क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अपन माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें तो एग्जैक्टली माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब हो सकता है पूरी कंपनी आपकी ना हो, उसका एक पार्ट हो सकता है कि किसी और का हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी हो, तो आप होल्डिंग का मतलब ये थोड़ी आप 100% होल्डिंग कंपनी हो। आपके पास में 70%, 80%, 90% शेयर्स होंगे, 10% शेयर्स, 20% शेयर्स तो हो सकता है किसी और के पास में हो। तो इस केस में फिर हम ध्यान रखेंगे, हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, वही बहुत सिंपल है। हम लोग ये देख लेंगे कितना शेयर हमारा है और कितना शेयर माइनॉरिटीज का है। कुछ नहीं करना है, जब भी कोई चीज सब्सिडरी से आएगी, कोई भी चीज आए, चाहे वो प्री एक्विजिशन आए, चाहे वो पोस्ट एक्विजिशन आए, चाहे वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आए, चाहे वो एसेट्स आए, कोई भी चीज आए, हमारा जो कोई भी चीज हमारी अगर सब्सिडरी से आ रही है तो उसके दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट की साइड में और एक टुकड़ा जाएगा हमें। मतलब सिंपल है, आपकी सब्सिडरी का जो भी लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड मतलब सॉरी आई एम सॉरी कैपिटल साइड है, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो P&L हो, चाहे वो प्रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, ये जितना भी प्रॉफिट्स आपको इस साइड दिख रहा है, इसके एक्चुअली दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा मुझे आएगा और एक टुकड़ा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में 5,000 शेयर्स है और आपके पास में सिर्फ 3,000 शेयर है, मतलब आप कंपनी के 60% मालिक हो, 40% मालिक कोई और है, ये 40% कहलाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, उसके लिए अपन लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको इसका ट्रीटमेंट समझना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सर एसेट्स में 15 लाख रुपए एज इट इज हमारे यहाँ ले लेते हैं, तो हमारी खुद की बैलेंस शीट है, हमारी खुद की इक्विटी कैपिटल ले लेते हैं। 11 लाख की एसेट और 6 लाख की एसेट को पूरा जोड़ के मैं यहाँ पे 17 लाख लिखूंगा। ध्यान रखना माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन हमारी एसेट्स के हम टुकड़े नहीं करेंगे। एसेट्स तो पूरी की पूरी हमारी बैलेंस शीट में लिखाएगी। पर ऐसे कैसे चलेगा, जब 40% कोई और है, एक्चुअली हम माइनॉरिटी को एसेट्स पूरी हमारे यहाँ दिखाने के बाद माइनॉरिटी को लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। मतलब मानेंगे कि एसेट्स हमारी है, पर इस एसेट्स में से एक पर्टिकुलर पार्ट माइनॉरिटी को देना आ रहा है, तो वो वाला पार्ट एक्चुअली हम लाइबिलिटी दिखा देंगे। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि एसेट्स के 60-40 करोड़, नहीं, हम एसेट्स पूरी हमारी बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन उस एसेट का एक शेयर माइनॉरिटी का है, उसको हम हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके दिखा देंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड होता है। तो कैसे होगा सर, देखो हम लोग अभी एक वर्किंग नोट बनाते हैं गुडविल कैलकुलेशन का, अब एक वर्किंग नोट और बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का। तो इंटरेस्टिंग होगा कि एक वर्किंग नोट बनेगा गुडविल का, एक वर्किंग नोट बनेगा माइनॉरिटी का। अब करेंगे कैसे, हमारी जो शेयर कैपिटल है वो तो सिर्फ हमारी, वो माइनॉरिटी की तो है नहीं, ये तो एज इट इज हमारे यहाँ चली जाएगी। सर जो एसेट्स है वो भी आप पूरी ले लो, क्योंकि वो हम हमारी बुक्स में पूरी दिखा रहे हैं, फिर माइनॉरिटी को देना दिखा देंगे। ये तो हमारा सर जो काम नॉर्मली हम करते थे वही करेंगे। अब बताओ सर और क्या, गुडविल कैलकुलेशन में चला जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम गुडविल कैलकुलेशन को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दिखा देते हैं। और बताओ सर इनका क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और P&L का क्या होगा। सर इसके होंगे दो टुकड़े। 6 लाख रुपए का हमारे पास में पूरा 5 लाख की कैपिटल और 1 लाख रुपए का पूरा हमारे पास में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसका मतलब इस 1 लाख के हमें दो टुकड़े करने हैं, क्योंकि 60% हमारा है, 40% किसी और का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 लाख की कैपिटल है इसको भी 60-40 में बांट देंगे और 1 लाख रुपए की P&L को भी 60-40 में बांट देंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 5 लाख का 60% 3 लाख, 5 लाख का 40% 2 लाख, 1 लाख का 60% 60,000, 1 लाख का 40% 40,000। मतलब वही प्रॉफिट जो अभी हम पूरा मान रहे थे, अब वो हमारा पूरा नहीं बचा, उसका 60-40 करना पड़ेगा। तो फिर उस केस में अपने को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लेके आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो हम करेंगे, लेकिन अभी हमको मेनली जो फोकस करना है, मतलब वो करना है सारे केसेस पे। जो मेनली बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमको दिक्कत कहाँ आ रही, मैं आपको बताता हूँ। आपको दिक्कत आ रही होगी पीछे केसेस में, जहां पे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आ रही है सर, वहां थोड़ी हमको तकलीफ आ रही है।
वो आप बता दो कैसे करने का है, क्योंकि जहाँ पे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आ रही है, साथ में रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग उन्हीं केसेस पे आते हैं और एक एक करके उन सारे केसेस को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक इलिस्ट्रेशन 6 है, इसमें हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो आपको, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन पॉइंट है, पर रिवैल्यूएशन के साथ डेप्रिसिएशन भी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन साथ में बनेगा तो मजा आएगा। वो है हमारे पास, केस में है, उस केस को देखते हैं हम लोग, उससे शायद आपको रिवैल्यूएशन के साथ डेप्रिसिएशन पूरा समझ में आ जाएगा। पहले वही करते हैं हम लोग। ये मिलेगा अपने को कहाँ पे, ये मिलेगा केस नंबर, पीछे चलते, केसेस दे रखे हैं पीछे मॉड्यूल में, वो केसेस देख लेते हैं अपन लोग। केस नंबर 1 तो इजी है बहुत ही, केस नंबर 2 भी कोई खास नहीं है, खास है केस नंबर 3। केस नंबर 3, यस, ये वाला केस बड़ा बेहतरीन है, इसमें आ रही है बच्चों को दिक्कत। तो एक काम करते हैं, हम इसी केस को सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, और इसी केस से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा सब लोग ध्यान से। केस नंबर 3 में रिवैल्यूएशन के साथ डेप्रिसिएशन है, तो जितने ही बच्चों को डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देख लेंगे तो उनको पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन विद डेप्रिसिएशन विद कंसोलिडेशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मैटर जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग का बच्चों को आ रहा था, वो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ है कि साहब हमारे पास में फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं 6 लाख रुपीस के, हमारे पास में 2 लाख रुपीस की कैपिटल भी है, और हमारे पास में जनरल रिजर्व है ऑलमोस्ट कितने का है, 340 और 80,000 का है, P&L दे रखा है, और ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर, मशीनरी देखना, मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू 135 दे रखी है, ये बहुत काम की चीज़ है। कितनी दे रखी है मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू? 135। फर्नीचर दे रखा है 40,000 का, ठीक है। इसके बाद अपने को दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 340 के, और हमारे पास 80% है, मतलब 20% की माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। स्टॉक दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, कैश एंड बैंक भी दे रखा है। अब खास बात सुनो, सरप्लस इन द P&L ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 30,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 30,000 था। आज अगर अपन देखेंगे तो आज हमारे पास सरप्लस 35,000 है, मतलब देखा जाए तो 30,000 तो पहले से सरप्लस था, अब सरप्लस बढ़ के कितना हो गया है? 35,000, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है, एक मिनट, कंपनी आगे लिखा हुआ है एच लिमिटेड एक्वायर्ड, अक्टूबर में एक्वायर किए, ये ध्यान रखना, अप्रैल में एक्वायर नहीं किए, अक्टूबर में एक्वायर किए। इसका मतलब ये हो गया कि आपने मिड ऑफ द ईयर में कंपनी का एक्विजिशन किया है, बहुत बढ़िया। एक और खास बात है प्लांट एंड मशीनरी की, पर पहले जितना दे रखा है उसको मैं एक बार यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा ध्यान से, हमारी बैलेंस शीट चालू हो रही है 1 अप्रैल से, खत्म हो रही है 31 मार्च पे, इस बीच में आ जाता है 1 अक्टूबर, यहां पे एक्विजिशन हुआ है। मतलब पहली चीज, इसके पहले का कमाया गया जितना भी प्रॉफिट है वो तो प्री में जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, हाँ या ना पहले बताओ? यस सर। यहां से यहां तक जो प्रॉफिट कमाया है इसके दो टुकड़े होंगे, ये वाला पार्ट आपका जाएगा प्री में और ये वाला पार्ट आपका जाएगा पोस्ट में। मतलब 6 महीने आपके प्रॉफिट के प्री हैं, 6 महीने आपके प्रॉफिट के पोस्ट है। ठीक है सर, ये बात भी हमको अच्छे समझ में आ गई है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? डेट्स को देख के तो मुझे इतना क्लियर हो रहा है। अब पूरा खेल जो अटक रहा है ना, वो तो एक तो ये अटक रहा है कि प्रॉफिट्स की क्या बात करें। देखो 1 अप्रैल तक 30,000 का प्रॉफिट था, मतलब एक चीज तो क्लियर है, इनका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो पहले 30,000 लिख ही लो। इस साल हम लोग देखें तो हम लोगों ने टोटल मिला के 5,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ दिख रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग, सॉरी 60,000 है, मैंने गलत बोल दिया शायद ना, नहीं एक मिनट, 1 लाख था, 60,000 है, 60,000 है और पहले 30,000 था, मतलब यहाँ पे इन्होंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया, सॉरी 60,000 है, मतलब 30,000 का प्रॉफिट अभी कमाया। इस पूरे साल में 30,000 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने कमाया, मतलब इसके भी दो टुकड़े कर लूँ, 15,000 का प्रॉफिट प्री में है और 15,000 का प्रॉफिट पोस्ट में है। ये वाला प्रॉफिट प्री है और ये वाला प्रॉफिट पोस्ट है, और ये वाला पूरा प्री है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, एक साइड लिखता हूं मैं प्री एक्विजिशन और एक साइड में लिखता हूं पोस्ट एक्विजिशन। अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमारा जो ओपनिंग P&L है वो पूरा 30,000 चला जाएगा प्री में। जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है इसमें 15,000 रुपये चला जाएगा प्री में और 15,000 रुपये चला जाएगा पोस्ट में। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया हमको, बहुत बढ़िया। आगे बताओ सर, आगे बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है। यस, अब आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है।
उन्होंने ये जो लाइन बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। जनरल रिजर्व एज इट इज है, जनरल रिजर्व चेंज नहीं हुआ, मतलब ओपनिंग जनरल रिजर्व भी 80,000 था, क्लोजिंग जनरल रिजर्व भी 80,000 है, मतलब जनरल रिजर्व में तो कोई चेंज नहीं। अगर जनरल रिजर्व होता तो वो भी अपन, हाँ जनरल रिजर्व को पूरा मैं प्री में ही ले लेता हूँ क्योंकि ये पुराना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब 80,000 का जनरल रिजर्व पूरा प्री एक्विजिशन में जाएगा, पोस्ट में कुछ नहीं जाएगा। अगर चेंज होता, करंट ईयर में जनरल रिजर्व कमाया होता तो जैसे अपन ने इस 30,000 को स्प्लिट किया, जैसे हम करंट ईयर के जनरल रिजर्व को भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते, पर पूरा प्री में जाएगा, जनरल रिजर्व कुछ भी पोस्ट में नहीं जाएगा। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बताओ सर। अब मेन जो पूरे इसमें कहानी निकल के आ रही है ना, वो कहानी निकल के आ रही है डेप्रिसिएशन की। ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कंपनी के पास में एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल को 1.5 लाख थी, अगर अपन एंड में देखें तो 1,35,000 है। उसका 1,80,000 रिवैल्यूएशन कर दिया गया 1 अक्टूबर को। कितना? 1,80,000 का रिवैल्यूएशन कर दिया गया 1 अक्टूबर को। पहले बता दूं हुआ क्या, यही सबसे मेन क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग एसेट्स मेरे पास हैं 150 की और क्लोजिंग में मेरे पास 135 बचा। मतलब ये बात तो क्लियर है कि पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगा होगा 15,000। पर अगर अपन इसको प्री और पोस्ट दो टुकड़े में बांटे तो मैं बोलूंगा आधा डेप्रिसिएशन इधर ले लेते हैं, आधा डेप्रिसिएशन इधर ले लेते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा डेप्रिसिएशन का रेट निकल के आ रहा है 10%। 15 लाख 1.5 लाख के एसेट्स पे साल भर में 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब डेप्रिसिएशन का रेट 10% हो गया। आधा डेप्रिसिएशन ले लेते हैं अपन 6 महीने का और आधा डेप्रिसिएशन ले लेते हैं बाद का। क्या ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे आ चुका है? सर ऑफकोर्स, ये जो 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आपका ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आ रहा है, क्योंकि हमने 1,35,000 रुपए के ऊपर बैलेंस शीट में एसेट दिखा रखी, मतलब हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दे दिया है। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, तभी एसेट्स की वैल्यू 1,35,000 निकल के आ रही है। ये तो क्लियर है सर, क्लियर हो गया। अब कहानी ये आती है कि सर इस डेप्रिसिएशन का आप करें क्या। मेन पॉइंट है, सुनना ध्यान से। आपकी एसेट इस दिन 1,80,000 पहुंच गई। यस, ये अमाउंट आ रहा है रिवैल्यूड वाला, मतलब जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो अल्टीमेटली 1,80,000 पे हुआ है। पहले तो देखें कि सर 1 अक्टूबर को आपकी एसेट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। सर आपकी एसेट की वैल्यू 1 अक्टूबर को देखी जाए तो 142,500 होगा, क्योंकि इस अमाउंट में से 7,500 का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपकी डब्ल्यूडीवी बचेगी 142,500। यस सर, और रिवैल्यूएशन किया है 180 पे, मतलब पहले यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 37,500 रुपीज का। पहले तो ये समझ लो कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 37,500 का समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया कि 37,500 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, पहले कैसे आया वापस बता रहा हूं। आप अगर 1.5 लाख में से 6 महीने का डेप्रिसिएशन हटा देते हो तो आपकी डब्ल्यूडीवी बचेगी 142,500। इस 142,500 में रिवैल्यूड वैल्यू आ रही है 180, मतलब 37,500 की आपकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो पहले बता दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा प्री एक्विजिशन माना जाता है, क्योंकि आपने जिस दिन एसेट कंपनी खरीदी ना, उस दिन आपने उसको एक्वायर कर लिया है, तो उस दिन तक का प्रॉफिट है, उसके बाद थोड़ी हुआ, तो उस दिन तक का प्रॉफिट है, तो वो हमेशा प्री में जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज और समझने वाली, ये सबसे बेहतरीन चीज है सर, जब रिवैल्यूएशन हुआ तो आज आपके एसेट की वैल्यू इस दिन अब 180 हो गई है। तो आप मुझे बताओ इस 180 के ऊपर डेप्रिसिएशन चेंज होगा और ये वैल्यू भी चेंज होगी। ये वैल्यू अब गलत आ रही होगी क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन के पहले की वैल्यू है। तो सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल के आएगी आज के बाद की? तो अगर अपन देखें तो आपने 7,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था जब आपकी ऐसे निकाल सकते हैं अपन इसको कि 10% का डेप्रिसिएशन रेट है साल भर का, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन रेट बताओ कितना हुआ? 5%। यस और नो? अगर साल भर का डेप्रिसिएशन रेट हमारा 10% आ रहा है, क्योंकि 15,000 का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख की एसेट पे है, तो 10% आ रहा है, मतलब 1,80,000 की एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर? अगेन 10% साल का, तो 6 महीने का कितना? 5%। मतलब अगर अपन यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन निकाले वापस से तो वो 9,000 आ रहा है, जबकि हम लोग 7,500 का डेप्रिसिएशन ही प्रॉफिट में से चार्ज कर चुके, मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी 1,500 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। और फाइनली आपकी वैल्यू कितनी बचेगी एट द एंड ऑफ द ईयर? सर 1,80,000 में से हम ओवरऑल 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करके चले तो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू ओवरऑल एट द एंड बचेगी वो 171 बचनी चाहिए। ये आएगी आपकी ओवरऑल एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर।
और आपका डेप्रिसिएशन 1500 जो है वो और आपके प्रॉफिट में से कम हो जाना चाहिए। सर अब मेरा एक सवाल निकल के आता है, ये जो 1500 का प्रॉफिट कम होगा, ये 1500 का प्रॉफिट कम कौन से प्रॉफिट में से होगा, प्री में से होगा, पोस्ट में से होगा? सर पहले बताओ हुआ कब? ये जो डेप्रिसिएशन बढ़ा है ये प्री है कि पोस्ट है? सर ये पोस्ट है, बाद में बढ़ा है सर। यहाँ तक तो हमने डेप्रिसिएशन बढ़ाया नहीं ना, क्योंकि यहाँ के बाद रिवैल्यूएशन किया तो हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ले लिया। लेकिन सर ये डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ना, तो ये पोस्ट प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो एक काम करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसको हम हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं। ये हमारा फाइनली प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकल के आ गया। अगर अपन निकालें तो हमारा प्री प्रॉफिट आ रहा है 45 प्लस 80,000 इट इज 1,25,000 प्लस 30,000 145 155 प्लस 7,000 162,500 आई थिंक ये आ रहा है प्री प्रॉफिट, और 13,500 का आ रहा है पोस्ट प्रॉफिट। ये पूरा कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का समझना है, ये सबसे शानदार पॉइंट। वापस बता रहा हूं सर, 1,80,000 की एसेट है 1 अक्टूबर, और यहां से अब 5% डेप्रिसिएशन अपने को लगाना रहेगा, तो 9,000, लेकिन 7,500 तो हम लगा ही चुके हैं। या एक काम कर सकते हो, जितनी वैल्यू बढ़ी है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लो, बात एक ही है। आप अगर 1,80,000 के ऊपर टोटल मिला के 5% डिप्रेशन लगाते हैं तो कितना बनता है? 9,000। और कितना डिप्रेशन हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं? 7,500। कितना डिप्रेशन और निकालना पड़ेगा? 1,500 रुपए का। आप चाहो तो इसके सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो आपका 9,000 रुपये आपका डिप्रेशन नया है, 7,500 पुराना है, 1,500 का और चार्ज करना है। 180 में से 9,000 की वैल्यू हटा के 1,71,000 बचेगा। अगर मैं प्री और पोस्ट की बात करूं तो देखो मैंने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन मॉड्यूल में सॉल्व करने आएंगे तो टिपिकल लगेगा, पर अगर आप इसने इसको देख के सॉल्व किया तो आपको इसका कैलकुलेशन पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी क्वेश्चन के डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के अंदर हो रही थी। इसके अलावा बताओ मुझे किसी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला पॉइंट बहुत ही इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा प्री एक्विजिशन माने जाते हैं, तो उसको प्री में से माइनस कर लेना। रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत बढ़िया। और कहीं प्रॉब्लम है आप लोगों को? एक और होता है अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स का प्रॉफिट हमेशा हम हटाते हैं, क्योंकि कंपनी ने अब उसी को बेचा है और उसके यहाँ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो वो प्रॉफिट हट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब मैंने आपको कोई गुड्स बेचे और आपके पास पड़े हुए, तो मैंने कोई चीज 10 में खरीदी, आपको 12 में दी। अब आपके यहाँ 12 में दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, बेवजह 2 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, जबकि अपन दोनों अलग अलग नहीं है, अपन दोनों एक है। तो इसका मतलब वो 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोगों ने फालतू बुक कर लिया है वो आपको वापस हटाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को लेके क्लियर अजम्पशन मॉड्यूल में वैसे दे रखा है, बहुत इजीली पूरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेरी है क्या? मुझे मेनली जो बच्चों ने बोला था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा करा दिया ताकि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए। तो आई होप कंसोलिडेशन में आपको बेसिक और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।